नमस्कार। हाइपोथायराइडिज्म यानी कि T3 T4 का हमारे शरीर में कम हो जाना और TSH का बढ़ जाना। हाइपोथायराइडिज्म एक कंडीशन है जिसमें ये सब कुछ होता है। हाइपोथायराइडिज्म अगर बात की जाए तो थायराइड के सभी बीमारियों में प्रमुखता से हाइपोथायराइडिज्म ही एक ऐसी कंडीशन है जो सर्वाधिक लोगों को प्रभावित करती है। आजकल ये रोग काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बहुत लोगों को ये इशू है। सामान्यतया लोग कह देते हैं हमें थायराइड रोग हो गया है। जिस रोग को लोग सामान्यतया थायराइड रोग बोल देते हैं वही है ये हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म एक लक्षण मात्र है, एक कंडीशन है। उसके कारण हैं बहुत सारे, हम उन कारणों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन कभी कभी वो कारण मालूम भी नहीं चलते हैं, अर्थात थायराइड के इस डिसफंक्शन के होने का कारण भी मालूम नहीं चलता है, जिसको प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म भी कह देते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होने के बहुत सारे जो कारण या फैक्टर्स हैं, मैं आपको उनके बारे में एक एक करके बता रहा हूँ। हाइपोथायराइडिज्म का सबसे प्रमुख कारण है आपके भोजन में और पानी में आयोडीन की कमी होना। आयोडीन एक ऐसा तत्व है जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए और इसकी अधिकांश मात्रा हम नमक के थ्रू कंप्लीट कर लेते हैं, पूरी कर लेते हैं। जो हम ग्राउंड वाटर पीते हैं उसमें भी आयोडीन की कुछ मात्रा होती है और यही आयोडीन कुछ भोजन के तत्वों में भी पाया जाता है, लेकिन प्रमुखता से नमक के थ्रू ही हमारे आयोडीन की पूर्ति होती है। एक समय था जब आयोडीन रहित ही नमक होता था, यानी कि नमक में पर्याप्त रूप में आयोडीन नहीं होता था। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जितना जो इस पे वर्क होना चाहिए, सॉल्ट जितना आयोडाइज्ड होना चाहिए उतना बढ़िया नहीं है। इस विषय पे हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने थायराइड की बीमारियों को स्वतः ही कंट्रोल करें और क्या करने से वो ठीक जल्दी होंगी, वहाँ पे हम विस्तार से बात करेंगे। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केवल एक बार की ये हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है और इसके क्या क्या लक्षण हैं। हाइपोथायराइडिज्म का जो अगला मुख्य कारण है वो है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब हो गया कि बॉडी में कुछ ऐसा हुआ जिससे थायराइड के जो ग्लैंड के हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है उनकी, और वो अपना काम करना कम कर देते हैं या धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस यानी कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाइपोथायराइडिज्म के अन्य कारणों में थायराइड ग्लैंड की जन्म से ही अल्प सक्रियता, यानी कि जन्म से ही किसी व्यक्ति के थायराइड ग्लैंड कुछ कम सक्रिय है, ऐसा हो सकता है। थायराइड ग्लैंड को ही इंजरी हो जाए, वो भी एक कारण है थायराइड के हार्मोन के कम निकलने का। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले, रेगुलेट करने वाले हार्मोन TSH को प्रोड्यूस करती है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड और उसको रेगुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी की इंजरी या सर्जिकल रिमूवल भी ये हाइपोथायराइडिज्म का कारण बन जाता है। हाइपरथायराइडिज्म के इलाज के लिए यूज की जाने वाली दवाइयों की जब डोज ओवर हो जाए या रेडियो एक्टिव आयोडीन के द्वारा जब ट्रीटमेंट हो जाता है थायराइड ग्रंथि के रोगों का, तब भी हाइपोथायराइडिज्म होना संभव है। कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के रूप में भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें कैंसर की दवाइयाँ, कुछ साइकेट्रिक मेडिसिन्स और हार्ट की दवाइयाँ शामिल है।
कुछ बीमारियों के साथ में भी हाइपोथायराइडिज्म होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे सीलियक डिजीज, डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एसएलई आदि। ये बीमारियां हैं तो उसके साथ में हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये थायराइड का रोग 1/3 लोगों को, यानी कि होने वाले पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान ट्रिगर होता है, अधिक होता है। और इवन अगर पहले से हाइपोथायराइडिज्म है तो उन माताओं को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी में हार्मोन की मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए ऐसा होना संभव है। हाइपोथायराइडिज्म भी सभी बाकी बीमारियों की तरह ही फीमेल में अधिक पाया जाता है। कुछ इन्फेक्शंस हैं, उनके बाद भी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। हमने देखा है कि कुछ कोविड के बाद लोगों को ये हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हुआ है। स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण है हाइपोथायराइडिज्म के होने का, प्रेगनेंसी में पहले ही बता चुका हूँ। और जिन लोगों के परिवार में बहन, भाई, माता पिता किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म है या था तो उन्हें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा और रोंग लाइफ स्टाइल्स, रात को देर रात तक जागना, सुबह लेट उठना, मोटापा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना, ये सब भी हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ाने का काम करते हैं। हाइपोथायराइडिज्म जैसी बीमारियों को पनपने के लिए जमीन बनाने का काम करता है ये लाइफस्टाइल की आदतें। हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है ये होने पर भी किसी व्यक्ति को कोई भी लक्षण नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति उन लक्षणों को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करता है, अंडर एस्टिमेट करता है। मैं ये बात खास रूप से कहना चाहूंगा कि आज अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म है तो हो सकता है लक्षण माइन्यूट हो, वो बहुत सीवियर नहीं हो, लेकिन लेटर ऑन बहुत ही गंभीर स्थितियों को पैदा करने वाले होते हैं। तो अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो लक्षण अगर किसी में जरा भी मिल रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर को कंसल्ट करके आप जांच कराएं और कंफर्म करें कि कहीं आपको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। जनरली क्या बोलेंगे, कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। थायराइड तो सबको होती है, यहाँ ग्लैंड है वो थायराइड है, लेकिन थायराइड का रोग भी क्या, ऐसी कंडीशन जहां हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, यानी कि T3 T4 कम हो गया है। और वो भी केवल एक सिचुएशन है, उसके भी अलग कारण है, उन कारणों पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो क्या क्या लक्षण होंगे, आइए एक एक करके बात करते हैं। जो सबसे प्रमुख लक्षण मिलता है ना हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट में, डलनेस, वीकनेस, सुस्ती, आलस, ये आना शुरू हो जाता है। जॉइंट्स और मसल्स में थकान और कमजोरी लगती है, उसमें दर्द रहने लग जाता है। चेहरे पे एक अजीब सी स्वेलिंग आ जाती है जिसको हम पफी फेस कहते हैं। एंकल यानी कि टखने पे खास करके सूजन रहने लग जाती है। ईजी स्प्रेन होते हैं, यानी कि जो अपन कहते हैं ना पैर मुड़ गया, ऐंठ गया, तो ईजी स्प्रेन्स होते हैं थायराइड के पेशेंट्स को, क्योंकि मसल्स और टेंडन्स वीक कर देती है ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन का कम होने की कंडीशन। हाइपोथायराइडिज्म हो जाने से वेट और बढ़ने लग जाता है। तो वजन का बढ़ना हाइपोथायराइडिज्म की एक और निशानी हो गई। जिन लोगों को वेट ज्यादा है उनको हाइपोथायराइडिज्म होगा, जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको वेट और अधिक बढ़ेगा। उनका शरीर कुछ डल हो जाने के कारण स्लो हो जाता है, उनकी हर एक्टिविटी स्लो हो जाती है, उनकी हार्ट की रेट भी स्लो हो जाती है, पल्स भी उनकी आपको स्लो मिलेगी। उनका सोचना, उनका एक कंसंट्रेशन का जैसे बोलेंगे वो भी कम हो जाता है। वो कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, और एक स्टेट जिसका नाम दिया जाता है कि एज इफ
सराउंडेड बाय क्लाउड्स, जैसे कि बादलों से घिरे हुए हैं, ऐसी फीलिंग आती है। और ये कंडीशन आगे बढ़ के उनको डिप्रेशन के तक भी लेके जाती है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है, तो स्किन भी उनकी ड्राई हो जाएगी, उनके बाल झड़ेंगे, बॉडी में ठंडापन यानी कि कोल्डनेस रहती है, उनको ठंड भी ज़्यादा लगती है क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। कम खाके भी वेट गेन होता है, भूख कम हो जाती है लेकिन वेट उनका बढ़ता है। उनको कॉन्स्टिपेशन भी रह सकती है क्योंकि बाउल मूवमेंट स्लो हो जाएंगे। स्लगिशनेस एंड स्लोनेस केवल मसल और जनरल बॉडी तक नहीं, उनके बाउल्स को भी प्रभावित करती है। फीमेल में ये फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। पीरियड्स इश्यूज हो जाते हैं, कभी जल्दी होंगे कभी लेट होंगे, मोस्टली लेट ही होते हैं, वो स्कैंटी पीरियड हो जाएंगे और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ही कॉमन है, यानी कि उन्हें मां बनने में दिक्कत आती है जिनको हाइपोथायराइडिज्म है। आजकल लोग इतने लापरवाह नहीं हैं कि रोग को बढ़ने दें, लेकिन कुछ लोगों को अब भी थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग, गर्दन के सामने यहाँ सूजन फील होती है, ये थायराइड ग्लैंड की सूजन होती है। हाइपोथायराइडिज्म में लोगों को ये सूजन भी मिलती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी में मां को हो जाए और खास करके अर्ली प्रेगनेंसी में हो जाए तो बच्चे को विकास की समस्या हो जाती है। शारीरिक और मानसिक विकास, दोनों तरह का विकास बच्चे का बैडली इफेक्टेड हो जाता है। तो इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे ही मालूम चलता है कि मां बनने वाली है कोई महिला, उसको थायराइड की जांच करानी चाहिए। इवन अगर आप प्लान भी कर रहे हो तो भी हाइपोथायराइडिज्म की जांच कराना चाहिए, जरूरी है। हाइपोथायराइडिज्म रोग अगर बढ़ता ही गया, ध्यान ही नहीं दिया गया, तो मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोगों की जीभ तक सोलन हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, उनका बोलना भी मुश्किल हो जाता है। बात करते से पता चलता है कि इनको हाइपोथायराइडिज्म है। और धीरे धीरे करते करते ये कंडीशन हार्ट को प्रभावित करती है, किडनी को प्रभावित करती है, उसके मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। डिप्रेशन तो हो ही जाता है, किडनी पे भी इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे और ब्लड प्रेशर पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे कंजस्टिव कार्डियक फेलोर की तरफ पेशेंट जाता है, लिपिड्स उनके बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन उनको हो जाता है। इस तरह से करके पेशेंट हार्ट डिजीज से घिर जाता है। एक और कॉमन कंडीशन मैंने हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में देखी है, वो है फाइब्रोमाइल्जिया। पूरी बॉडी में पेन रहता है, असहाय वाला पेन होता है, पेशेंट को बहुत ही बुरी तरह से वो प्रभावित करता है दर्द। उसके कारण उनको रात की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, वो अच्छे से सो नहीं पाते हैं, बेचैनी रहती है और पूरी बॉडी में पेन रहता है। और अधिक रोग के बढ़ जाने पर न्यूरोपैथिक सिम्टम भी मिलते हैं। न्यूरोपैथिक सिम्टम मीन्स पेशेंट्स की नर्व्स को इफेक्ट पड़ता है, उसके कारण झंझनाहट, सुन्नापन और पेन्स रहने लग जाता है पूरी बॉडी में। हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, तो मेटाबॉलिज्म किसी भी सेल का हो वो इससे प्रभावित हो जाता है। इवन कि छोटी छोटी कैपिलरीज से लेकर के बड़ी बड़ी आर्टरीज तक उनमें नैरोनेस आ जाएगी, संकरापन हो जाएगा और उस संकरेपन की वजह से वहाँ के ब्लड फ्लो इफेक्टेड हो जाता है। तो ये कहीं का भी हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, लंग्स का हो सकता है, पैरों की उंगलियां का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो ये स्क्लेरोटिक चेंजेस भी हाइपोथायराइडिज्म में हमें मिलती है। शुरुआती लक्षण को नजरअंदाज मत करो और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो, यही इसका उपाय है। इलाज में लापरवाही करने का तो नाम ही नहीं है। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूँ, होम्योपैथिक इलाज हाइपोथायराइडिज्म में बहुत इफेक्टिव है। हमारे पास अनगिनत पेशेंट्स हैं जो हाइपोथायराइडिज्म से मुक्ति पा चुके हैं। लाइफस्टाइल को, जैसा कि हम अगले वीडियोस में बताने वाले हैं, अगर आप और अच्छे से मेंटेन रखते हैं तो रोग जल्दी ठीक होता है
और अगर थोड़ा बहुत रोग है तो बिना दवाई के भी ठीक हो जाता है। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, क्या टेस्ट करेंगे, विस्तार से जानेंगे। और ट्रीटमेंट के बारे में, क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट अच्छा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम अगले वीडियोस में हाइपरथायराइडिज्म पे भी बात करेंगे, जो थायराइड की अन्य एक कॉमन बीमारी या कंडीशंस होती है। आप सदा खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।